हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस गर्मी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र। आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा है वनोन्मूलन एवं उसके प्रभाव, कि वन उन्मूलन से क्या प्रभाव हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित है। कैसा संबंध है इसका? प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वनों का कटाव होगा, लोग बसेंगे वहाँ पे, कृषि करेंगे, रहेंगे। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। जनसंख्या अगर वृद्धि हो रही तो वनों का कटाव होगा, इसलिए नकारात्मक संबंध होता है वनों से। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्रायः वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित ही करती है। मैक्सिमम जगह क्या होता है कि जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो वन क्षेत्र में कमी होती है, इसलिए दुष्प्रभाव ही देखने को मिलता है, वो चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण ही है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है तथा खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। वन उन्मूलन के क्या कारण हैं? जंगल में आग लग जाना, ये भी वन उन्मूलन का कारण है। खेती योग्य भूमि का विस्तार करना, वनों को काटकर हम खेती करने के लिए भूमि का विस्तार करते हैं। सड़कों का विकास करते हैं, वनों को काटकर शहरीकरण मतलब लोगों को वहाँ बसाते हैं। औद्योगिकरण के लिए भी वनों को काटा जाता है। काष्ठी पादपों का अंधाधुंध व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। काष्ठी पादपों का पशुओं द्वारा घास का चरना भी वन उन्मूलन होता है। नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। वहीं दूसरी ओर नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि एवं मृदा अपरदन वन उन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। कि ये सब जो है वन उन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव, यानी वन के काटने से ये सारी चीज़ें हमारे हो रही हैं हमारे जीवन में। देखते हैं यहाँ पे वन उन्मूलन के प्रभाव क्या क्या हैं। कम वर्षा होती है, हिमालय में जल स्रोतों का सूख जाते हैं, हिमालय में जितने भी जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। जाति विलोपन हो रही, बहुत सारी जातियों का विलोपन हो रही। जहाँ पे वो जाति पर्टिकुलर जाति रहती थी, वहाँ के वनों को काट देंगे तो वो जाति कहाँ जाएगी, वो प्रजाति। भूमंडलीय तापन में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा वायुमंडल में है। मृदा अपरदन हो रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है, मरुस्थल का निर्माण हो रहा है, बाढ़ एवं सूखा की बारंबारता आ रही है, जैव विविधता को हानि हो रही है तथा क्षेत्रीय भूमंडलीय जलवायु पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये सभी जो है वन उन्मूलन के प्रभाव हैं। उल्लेखनीय है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इनका प्रमुख कारण यहाँ के स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि है। झूम कृषि में क्या होता है कि ये मान लीजिए ये जंगल है, ये लोग क्या करते हैं, वनों को काटकर, मान लीजिए यहाँ के वन को काट दिए तो ये खेती करने योग्य ज़मीन हो गई। कुछ दिन यहाँ पे खेती किए, जब तक ये उर्वर है तब तक यहाँ पे खेती किए। जब यहाँ पे
उपजाऊ भूमि नहीं रह जाती है तो इसको छोड़ के आगे वाली जंगल को काटते हैं। तो इस तरीके से जो होती है कृषि, इसको क्या कहते हैं हम? स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि इसी को कहते हैं। झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड को प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि हैं। जंगल की आग झारखंड के आरक्षित एवं संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या हो रही है। जंगल में जो आग लग जा रही है इससे भी वनों का नाश हो रहा है। वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का एक नगर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, मृदा अपरदन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो है आपका प्रभाव नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। नगरीकरण के कारण जो होता है वनों को काटा जाता है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। प्रभाव और कारण दोनों अलग अलग होते हैं। अगर प्रभाव पूछेगा तो आप कारण नहीं बता सकते, आप प्रभाव ही बताना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, झूम कृषि। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण यहाँ के स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक संबंध होता है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्रायः वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि एवं वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित ही करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। तो इसका आंसर है आपका सी, औद्योगिक विकास। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है तथा खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जंगल की आग, सिंचाई की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका भी, जंगल की आग से जो है झारखंड राज्य प्रभावित हो रहा है। झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि हैं। जंगल की आग झारखंड के आरक्षित एवं संरक्षित वनों को प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग,
वालपराई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वालपराई। वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह उक्त विकल्पों में वृक्षारोपण में विशेषता रखने वाला भारत का नगर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। देखते हैं इसको हम आगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। संरक्षित वन में बांटा गया है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय वन। तीसरा है ग्राम वन एवं फोर्थ है आपका वृक्ष भूमि या ट्री लैंड। जबकि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है या भाग नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान आपका वन का भाग नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 4 भागों में वनों को बांटा गया है। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन, वृक्ष भूमि। देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3, कम से कम कितने, 1/3 या 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 है। अगर जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार ये कहा गया है कि देश में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3% भाग पर वन होना चाहिए या 33% भाग पर, जबकि यही पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में कितना होना चाहिए, तो इसका निर्धारण 2/3 किया गया है। आगे देखते हैं सामाजिक वानिकों को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। अब राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 1952 में द्वितीय कब आई है, तो 1988 में। वनीकरण एवं, अब हम राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या क्या शामिल है उसके बारे में देखते हैं। वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण तथा लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जबकि पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। काफ़ी समय से चर्चित राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप 21 नवंबर 2019 को विभिन्न मंत्रालयों की बैठक में स्वीकृत हो गया है। इसे वन नीति 2018 कहा जाएगा। तो आपकी पहली वन नीति 1952 में आई थी, दूसरी वन नीति 1988 में और तीसरी जो है वन नीति 2018 में आएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ पे अपना। वर्ष 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? वन और जल, वन और ऊर्जा, वन और स्थायी शहर, वन और जीवन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया गया था उसका विषय या थीम क्या था? वन और स्थायी शहर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 21 मार्च 2018 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। तो किस दिन वन दिवस मनाया जाता है? आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य थीम था या विषय था वन और स्थायी शहर, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज। वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी? वन और सतत उत्पादन एवं उपभोग, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है? 25%, 43%, 33%, 53%। तो इसका आंसर है आपका बी, 33% या कुल भूमि की 1/3। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 या 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 किया गया जिससे अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर है 3। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई थी?
तो इसका आंसर है आपका बी 33% या 1/3 भूमि के कुल भूमि का 1/3। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत यानी वन के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए कितने प्रतिशत, तो 33% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 5, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप ध्यान दे लीजिए 33% या 1/3 रखने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर है 6, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वन का भाग नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन, तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय वन नीति का भाग नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को 4 भागों में बांटा गया था, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि या ट्री लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। वनीकरण और व्यर्थ भूमि का विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 3 कथन सही है, लेकिन चौथा कथन आपका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि का विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण करना, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति करना, जबकि पीड़कनाशकों और कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 8, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 2 और 3 आंसर आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। आइए देखते हैं इसको। देहरादून स्थित, कहाँ स्थित है, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। यह श्रृंखला की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है जो 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पे अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है, वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। यह कौन सी श्रृंखला की है, तो 17वीं श्रृंखला की रिपोर्ट है आपकी, और 13 जनवरी 2022 को ये जारी की गई थी। और ये संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग स्थित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसे आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप चाहे तो पिछले ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। भारत विश्व के उन चंद देशों में है जहाँ वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है आपका, तो ये है, इसको ज़रूरत नहीं है इतना याद करने की। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 24.62% है। देश में कुल वनावरण कितना है, तो इतना है। जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 21.71% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जो है 21.71% भाग पर वनावरण है तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण है।
तो आपका ये पूछा जा सकता है कि 2021 के अनुसार देश में कितना वनावरण है, तो 21.71 और वृक्षावरण 2.91। तो जब हम दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 24.62% हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कर दीजिए। आगे देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण इतने वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत 12.37 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वन में बांटा गया है। अति सघन वन का जो प्रतिशत है 3.04, मध्यम सघन वन का प्रतिशत आपका 9.33 है। इसका कोई मतलब नहीं है, मत पढ़िएगा। यहाँ से देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में कितना वनावरण है, तो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 लगभग 7% आपका वन आवरण है। यह 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है, तो इसे तैयार कर सकते हैं आप। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है मिजोरम है, जिसमें सबसे अधिक वनावरण है वो कौन है, मिजोरम 84.53%। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है 79.33%। फिर आता है आपका मेघालय और उसके बाद आता है मणिपुर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का क्षेत्रफल है। तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और अति सघन मतलब उससे भी ज़्यादा सघन कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी सर्वाधिक है। भारत का सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से वनाच्छादित राज्य मिजोरम है। कौन है, मिजोरम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में सबसे कम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मिजोरम में, और सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में। ये सभी फैक्ट आप लोग तैयार रखिएगा। जबकि प्रतिशतता 3.63 के संदर्भ में भी हरियाणा ही है। प्रतिशत के तौर पे भी हरियाणा सबसे कम पे है और संख्या की दृष्टि से भी हरियाणा कम में ही है। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल इतना है। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, तो 24.62%। कुल वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत आपको तैयार करना है। 2021 के अनुसार कितना है, तो 24.62%। और देश में कुल वनावरण प्रतिशत वाला जो है 21.71%। वन आवरण कहाँ मतलब कितना है आपका, तो टोटल 21.71% है। भारतीय वन सर्वेक्षण के 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से ISFR 2019 में इनकी तुलना की गई दोनों की, और दोनों में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। - 2021 की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से और 2019 में तुलना की गई प्रतिशतता की दृष्टि से। अब देखते हैं हम तो कौन है सबसे ज़्यादा। पहले है चंडीगढ़ पे, फिर है तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, फिर है आपका बिहार। तो इसको आप लोग ज़रा देख लीजिए। ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट, तो उसको आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये आप लोग इसको देख लीजिए।
अब हम यहाँ आते हैं मैंग्रोव वन पे। मैंग्रोव लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय हैं जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप जो है आपका 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो। विश्व में यह समानता 24 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से तथा 38 डिग्री सेल्सियस जो आपका दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। तो 24 से लेके 38 तक ये पाए जाते हैं, उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। जैविक दबाव एवं प्राकृतिक आपदाएं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की शत्रु हैं। तटों के सहारे औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि तथा घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन के कारण यह क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय संघ राज्यों या संघीय क्षेत्रों के 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2019 में क्या था, इसकी तुलना में जो है 17 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.15% है। इसमें अति सघन मैंग्रोव वन 1475 वर्ग किलोमीटर तथा मध्यम सघन वन क्या है 1481 वर्ग किलोमीटर और खुले मैंग्रोव वन जो हैं 2036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो राज्य दिए हुए हैं और मैंग्रोव आवरण कितना है, ये 2019 की रिपोर्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश हैं, जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से थोड़ा छूट गया था। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः कौन से हैं, जहाँ पे सबसे अधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल आपका, फिर गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश, ये चारों जो हैं सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र हैं। अब इसमें जिले की भी बात की गई है, तो उससे हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO वैश्विक वन संसाधन आकलन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर FAO और ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट पर एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वैश्विक वन संसाधनों की प्रवृत्ति तथा विगत आकलन की तुलना में परिवर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है। FAO द्वारा जारी GFRA 2020 इस श्रृंखला की नवीनतम रिपोर्ट है। खाद्य एवं फूड संगठन जिसे हम कहते हैं, वो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2020 जारी करता है। ये सबसे श्रृंखला की नवीनतम ही रिपोर्ट है। 2020 में वन क्षेत्र के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 देशों का विवरण जो है निम्न तालिका में उल्लिखित है। ये देश वैश्विक वन क्षेत्र के 66% क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।